अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी और अब आपके एमडी कैट में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। तो आप लोगों की तैयारी जो होगी उसको बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में होगी। आप लोग फाइनल टच दे रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बताना है कि एमडी कैट के पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या है। और ये जो हमारी 2024 की एमडी कैट सीरीज़ थी उसकी लास्ट वीडियो है। आई होप कि जो भी मैंने आपकी एमडी कैट की गाइडलाइंस की वीडियोस बनाई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और वो आपको एमडी कैट के पेपर वाले दिन भी हेल्प करेंगी। तो ये लास्ट वीडियो है हमारी एमडी कैट सीरीज़ की, क्योंकि 2 दिन बाद आपका एमडी कैट है। उसके बाद हम इंशाल्लाह एफएससी की वीडियो स्टार्ट करेंगे और एफएससी के स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। तो अब जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एमडी कैट का पेपर सॉल्व किया था। और आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एमडी कैट के पेपर को सॉल्व करने में। काम जब आपके पास एमडी कैट का क्वेश्चन पेपर आए और आपके पास आंसर शीट आए तो आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर अपना पेपर कोड देखना है। ठीक है, पेपर कोड ABCD 4 पेपर कोड्स होते हैं। आपने अपना पेपर कोड देखना है और बिल्कुल केयरफुली आपने आंसर शीट के ऊपर पेपर कोड का बबल फिल करना है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर बहुत केयरफुली फ़िल करना है। ठीक है, ये 2 काम आपने बहुत केयरफुली करने हैं, क्योंकि अगर यहीं पे आप गड़बड़ कर देंगे तो आपको दूसरी जो आंसर शीट होती है वो नहीं मिलती। ठीक है, तो इस तरह बजाय इसके कि आप अपना पूरा साल ज़ाया करें छोटी सी गलती करके, तो आपने बहुत केयरफुली अपना पेपर कोड और अपना रोल नंबर फ़िल करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर को सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले आपने बायो का पोर्शन सॉल्व करना है। ठीक है, मोस्टली ये होता है कि पहले क्वेश्चन पेपर पर दिया भी बायोलॉजी का पोर्शन होता है, लेकिन अगर बायोलॉजी का पोर्शन पहले नहीं है तो आपने लेकिन अटैम्प्ट पहले बायो का पोर्शन ही करना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि जो भी स्टेटमेंट है उसको बहुत केयरफुली रीड करना है। ठीक है, उसको ऐसे कैजुअली रीड नहीं करना, उसको बहुत केयरफुली रीड करना है। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपने 10 से 20 सेकंड के लिए रुकना है और उस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा सोचना है कि स्टेटमेंट में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने आंसर जो भी आपको आता हो वो आपने फ़िल करना है। ठीक है, फ़ौरन से स्टेटमेंट को पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने बबल को फ़िल नहीं करना, बल्कि आपने थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, 10 to 20 सेकंड उस स्टेटमेंट के बारे में सोचें, उसके बाद आप आंसर के बारे में सोचें। तो इस तरह आपका कोई भी MCQ गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। बायो के पोर्शन को सॉल्व करने के बाद आपने नेक्स्ट जो करना है वो केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व करना है। केमिस्ट्री का पोर्शन जो होता है वो इजी लगता है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, तो आपने ना इसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है ना, इसमें स्टेटमेंट्स जो MCQs के स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें नॉट का वर्ड होता है, एक्सेप्ट का वर्ड होता है मोस्टली। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन वर्ड्स को स्किप कर जाते हैं और फिर उनका MCQ गलत हो जाता है, हालांकि वो उनको आता होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पोर्शन आपको दिखने में ईजी नज़र आएगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो अपने माइंड में ये बात आपने बिठा के जानी है। ठीक है, कि मुझे ये इतना आसान है नहीं जितना नज़र आ रहा है। तो आपने उसको ट्रिक के थ्रू ही सॉल्व करना है। ठीक है, आपने अपने माइंड को अटेंटिव करके बैठना है, स्टेटमेंट को बहुत गौर से रीड करना है। ठीक है, और एक और गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहला ऑप्शन पढ़ा, वो ठीक लगा, उसी को फिल कर दिया। ऐसे नहीं करना आपने, पहले आपने ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, इवन अगर ऑप्शन E भी है तो आपने सारे ऑप्शंस रीड करने हैं और उसके बाद आपने जाके सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बेशक आपको A में सही ऑप्शन मिल जाता है, बेशक B में सही ऑप्शन मिल जाता है, फिर भी आपने सारे ऑप्शन रीड करने हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता है, कभी ऐसा होता है बोथ A एंड B का ऑप्शन होता है, कभी बोथ A एंड D का ऑप्शन होता है। तो कोई भी इसमें हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो आपने सारे ऑप्शंस को रीड करने के बाद करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। आता है फ़िज़िक्स का पोर्शन जिससे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा आपको फ़िज़िक्स के क्वेश्चन पेपर में मुश्किल हो रही होगी तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको पहले 5 या 6 सवाल मुश्किल लगें, तो इसकी बेस पर आपने अपना आगे का पेपर ख़राब नहीं करना। ठीक है, अच्छा, रफ़ वर्क करने के लिए आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसका जो एंड वाला पेज होता है वो बिल्कुल प्लेन पेज होता है, तो उसके ऊपर आपने रफ़ वर्क करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि रफ़ वर्क इतना रफ़ करते हैं कि उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा होता कि आंसर क्या आया था। ठीक है, तो थोड़ा आपने प्रॉपरली रफ़ वर्क करना है ताकि आपको समझ आए कि आपका क्या आंसर आया है और आप सही ऑप्शन फिल कर सकें। ठीक है,
दूसरी बात जो मैं अपनी पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आपने सारा टाइम वेस्ट नहीं कर देना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसको आप एंड पे आकर देखें। पहली रीड में आपने वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे ईज़िली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन होता है उसका आंसर गिवन ही नहीं होता, ठीक है, और वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। फिर जब की आती है तो वो क्वेश्चन एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उस क्वेश्चन के मार्क्स आप स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं। तो अगर आपका 2 दफ़ा सॉल्व करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन, और फिर एंड पर अगर आपके पास टाइम बचे तो उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लें। अगर ना बचे तो कोई भी ऑप्शन लगा दें, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सवाल छोड़ने का तो फ़ायदा वैसे नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन लगा दें, हो सकता है वो ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन किसी एक सवाल को लेकर आपने अपने 20 से 15 मिनट ज़ाय हरगिज़ नहीं करने। आखिर में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग बचते हैं। इंग्लिश का पोर्शन इजी होगा, ठीक है, जो आपने पास पेपर सॉल्व किए हैं उन्हीं में से ही होगा, ठीक है। मतलब उसी तर्ज़ के सवाल होंगे, ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट भी वही होगी, उसी तर्ज़ के सवाल होंगे। तो आपने बस स्टेटमेंट को रीड करना है और उसके बाद जो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपने रूल पढ़ा हुआ था ग्रामर का, उसको अपने माइंड में रिकॉल करना है, तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा याद। तो इंग्लिश के पोर्शन के लिए आपने परेशान नहीं होना, इंग्लिश का पोर्शन बहुत इजी आता है। उसके बाद बचती है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग को आपने सॉल्व करना है और इसके बाद आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। बच्चों, ये हमारी MD-CAT 2024 की जो गाइडलाइन सीरीज़ थी उसकी ये लास्ट वीडियो थी। आई होप कि आपके लिए सारी वीडियोज़ हेल्पफुल होंगी, ये वीडियो भी हेल्पफुल होगी। और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अगर आप अपने MD-CAT का पेपर सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।